अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, वीकेंड आपका बेहतरीन गुजरा होगा। सैटरडे और संडे आज अभी इस वक्त जो ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल है, क्योंकि मैं ऑफिस से अपने स्टूडियो में जब आ रही थी तो बारिश का मौसम बना हुआ है एंड आई होप कि बारिश होगी, लेकिन कैसी बारिश होगी ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। लेकिन उसके साथ साथ जी मैं आज अपनी टीम से ये कही थी कि जैसे ही हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करना शुरू करते हैं पाकिस्तानी सियासत पे, आज चूँकि मैं बहुत दिनों के बाद बात कर रही हूँ तो कुछ नई हैपनिंग स्टार्ट हो गई है कहीं ना कहीं। वैसे तो वही कहते हैं एक साइकिल है जिसके अंदर हम घूम रहे हैं, लेकिन वो साइकिल अब थोड़ा जो कह लें उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए और पाकिस्तान की जो सियासी फ़िज़ा कह लें एक बार फिर शिद्दत पकड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी 90 रोज़ा मुल्कगीर तहरीक का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया है कि अब की बार आर या पार होगा। पीटीआई ने ऐलान किया कि हुकूमत में रहें या ना रहें वो मुल्क के कोने कोने में जाकर अवाम को मुतहरिक करेंगे। और इस ऐलान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी गर्मा गर्मी है वो हमें देखने को मिली, जहां वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लिया बल्कि उन्हें खुलेआम चैलेंज भी किया कि मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाएं, अगर हार गए तो सियासत को खैराबाद कह दें। इस बयान के बाद और JUI के हलकों में क्या डिस्कशन हो रही है इस पर भी हम तज्ज़िया लेंगे, लेकिन साथ साथ अली अमीन गंडापुर का जो लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें कुछ बातें उन्होंने की, हम चाहेंगे आपको वो सुनवाएं। अच्छा ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के बानी पीटीआई के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उनकी पाकिस्तान आमद और वालिद की रिहाई की तहरीक के लिए उसमें अमली किरदार अदा करने के ऐलान ने जो सियासी माहौल है उसमें एक नई कह ले जान डाली है या खलबली मचाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हुकूमती हलकों में इस हवाले से खासी जो बयानात हैं रद्द अमल है वो देखने में आया है। कुछ वज़रा ने इसे सियासी हमदर्दी समेटने की कोशिश कहा है और तो बाज़ ने इसे बैरूनी मुदाखलत से जो कह ले ताबीर किया है। सारी हलचल के बीच वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये अफवाहें भी सख्ती से रद्द कर दी हैं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनाने या आसिफ अली जरदारी से इस्तीफ़ा लेने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस पर तज्ज़िया लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं सबसे पहले तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि वीकेंड पे चूँकि हमारा शो नहीं होता तो मैं आपका तज्ज़िया लेना चाहूँगी। कुछ उनके बयानात थे, मुल्क के कोने कोने में जाएंगे, अब की बार आर या पार होगा, तहरीक इंसाफ के लिए वाकई आर या पार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको भी सलाम और गुड मॉर्निंग। देखें, गुजारिश ये है कि ये को पहली दफ़ा नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने या पीटीआई ने आर या पार की बात की हो। वो पहले भी कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आर या पार। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस पोजीशन में है कि ऑन ग्राउंड वो आर या पार कर सके? तो बड़ी माजरत के साथ इसका जवाब मनफी में है, इसका जवाब नहीं में है। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ एनालिस्ट ये समझता हूँ कि इस बात में अगरचे कोई शक नहीं कि पीटीआई जो है वो मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है और मकबूल तरीन सियासी जमात है, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड वो कोई तहरीक चलाने में कामयाब हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी अगर मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह ये है कि हुकूमत की तरफ से क्या उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, ख़ास तौर पे पंजाब जो कि आप ये देखें कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। माजी में उसमें जिस तरह से पीटीआई को रोका गया, पीटीआई को इंतज़ामी तौर पे जिस तरह से घरों तक महदूद कर दिया गया, तो क्या अब हुकूमत जो है उसने या रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि अब उन्हें खुली छूट दे दी जाए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर ये फैसला नफ़ी में है तो फिर पीटीआई किस तरह से तहरीक चलाएगी, और फिर क्या 9 मई का मुहिम्मा हल हो चुका है, क्या वो सूरत हाल क्लियर हो गई है? तो इसका जवाब भी नहीं में है। अभी तक तो उस तरह से मामला जो है उसी तरह से मुकदमा चल रहे हैं। तो ये अरमला 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें
मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद पीटीआई अभी उस तरह से कोई तहरीक ना चला सके। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर की बात है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, उनकी धमकियों की बात है, तो वो कंपनी की मशहूरी के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, तमाम सियासतदानी और उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, वो अपने कारकुनों का लहू गरमाने के लिए इस तरह के जोशीले नारे अगर नहीं लगाएंगे तो मैं और आप या हम जैसे आम लोग उनके पीछे किस तरह से जाएंगे, उनकी बातों पे किस तरह से यकीन करेंगे, या किस तरह से ये बिलीव करेंगे कि अब वाकई ही वो अपने कायद की रहाई के लिए कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा इमरान याकूब साहब, अभी आपने कहा कि कंपनी की मशहूरी के लिए ये जो जोशे खिताबत है ये हमने देखा है माजी में भी अली अमीन गंडापुर साहब का या दीगर तहरीक इंसाफ के लोगों का, लेकिन जब मामला हमने माजी के अंदर ही मैं उसका रेफरेंस दूंगी कि जब कुछ सॉर्ट आउट होने के लिए बज़ाहिर तौर पर नज़र आ रहा होता है कि तहरीक इंसाफ के लिए शायद बज़ाहिर सूरत हाल कुछ फेवरेबल हो रही है, तब अली अमीन गंडापुर हो या कोई और रहनुमा हो, वो इस तरह का कोई बयान जोशे खिताबत में दे देते हैं जिससे कहीं ना कहीं वो उल्टा पड़ जाता है, और ये हुआ है। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के इस ऑन ग्राउंड कैंपेन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट उसका ना होना, इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है तहरीक इंसाफ की क़यादत का लैक होना है? देखिए अरमला, इसमें अगर आप ये सारी सूरत हाल समझनी है ना, तो फिर आपको पीटीआई का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ जो है वो क्या है? अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई क़यादत है नहीं, उसमें इमरान खान है और डायरेक्ट आवाम है। ये सारी क़यादत ना अली अमीन गंडापुर साहब हों, बैरिस्टर गौहर हो, सलमान अकरम राजा हों, या जितने भी ये लोग हैं, ये सब आज इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बयान जारी कर दें जेल से कि इन सब को मैंने फारिग कर दिया, तो ये शायद अपने अपने हलकों में जमानतें भी जब्त करवा दें। ये इलेक्शन लड़ने के भी काबिल नहीं है, इनकी ऑन ग्राउंड उस तरह की हैसियत नहीं है। पीटीआई का प्लस समझे या माइनस समझे, ऑन ग्राउंड सिर्फ इमरान खान है। अब जब आपकी इतनी शख्सियत परस्ती हो और आपकी इतनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो, तो फिर वहाँ पे दूसरी क़यादत जो है वो चाहे फर्स्ट ईयर की क़यादत हो, सेकंड ईयर की हो या थर्ड ईयर की, उसको सरवाइव करना खासा मुश्किल होता है। इमरान खान का प्लस पॉइंट ही उनका माइनस पॉइंट बनता जा रहा है, क्योंकि वो खुद जेल में है और बज़ाहिर अभी ऐसे कोई हालात नहीं नज़र आते कि फौरी तौर पे उनकी रहाई मुमकिन हो। आप ये 90 दिन की बात कर रही हैं, ये 190 दिन की तहरीक भी चला लें तो शायद अभी तक रियासत ने इमरान खान को रिहा करने का कोई फैसला नहीं किया, या इवन उनका मूड भी नहीं है। अगर इस सूरत हाल में ये क़यादत कोई फैसला ही नहीं कर पाती, या अगर ये अपने तय कोई फैसला कर भी लें तो अवाम में उस फैसले को पजीराई नहीं मिलती, तो फिर उस फैसले का क्या रह जाता है? फिर आप चाहे पुरजोश खिताब करें, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं या लोगों के लहू गरमाएं, अल्टीमेटली उसका जो रिज़ल्ट है वो 0 + 0 = 0 ही आएगा। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं, उनको जो मामला है वो खुद से कोई फैसला करना होगा। अगर इमरान खान साहब रियासत की बात मानते हैं, अगर इमरान खान साहब, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि जी इमरान खान साहब फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन फैसला साज तो उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। फैसला साज तो कहते हैं आप हुकूमत से बात करें, और अगर हुकूमत के साथ बात वो नहीं करते, यानी सियासी कुव्वतें आपस में मिलकर बात नहीं करती, तो फिर कोई सियासी हल निकलना शायद अभी मुश्किल हो। वो कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्त। ठीक हो गया। इमरान याकूब साहब, अभी आपने तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से तो बात की कि
इस वक्त इमरान खान साहब खुद हैं या डायरेक्ट अवाम है, लेकिन दूसरी जानिब अभी जिस तरह से अलीमा खान साहिबा भी बड़ी मुतहरिक हुई और जिस पे तहरीक इंसाफ की जो फर्स्ट ईयर की क़यादत है उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब उनके बेटों की आमद के हवाले से जो ये बात चल रही थी कि वो आएंगे और एक ट्वीट भी हुआ, फिर जमाइमा खान ने भी एक ट्वीट किया, उसके बाद से बड़ी खलबली मची हुई है कि आएंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, आज़मा बुखारी ने कहा जी गिरफ्तारी हो जाएगी अगर वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या इस तरह से आना या उसकी बात पर रद्द अमल देना, आप समझते हैं कि ये बौखलाहट है या नहीं, ये एक सियासत का हिस्सा है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें बड़ी बाज़त के साथ असूल परस्ती तो कहीं है नहीं। पाकिस्तान हो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो, यहाँ पे आपको सियासत इसी तरह से नज़र आएगी। अनफॉर्चुनेटली हमने तो पिछले जब से होश संभाली है यही देखा है कि पाकिस्तान में सियासत इसी तरह से होती है कि जो ताकत में होता है वो अपनी मर्ज़ी से जो फैसले करता है वो समझता है कि यही असूल और ज़ाब्ते हैं, और जब वो अपोजिशन में जाता है तो फिर उन्हीं असूलों और ज़ाब्तों को अपने पे जुल्म करार देता है। इमरान खान साहब का भी मामला, तहरीक इंसाफ का भी मामला कोई इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब जहाँ तक बात है कासिम और सलेमान की, तो बतौर एक इंसान की ये सीधी सी बात है कि एक वालिद को बच्चों से मिलने का एक पूरा हक हासिल है और बच्चों को अपने वालिद से मिलने का पूरा हक हासिल है। ये मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए, बल्कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या वो बच्चे जो हैं, यहाँ पे 2-3 सवाल हैं कि आके यहाँ पे तहरीक चला सकते हैं? तो अगर आप कानूनी तौर पे देखें तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी गैर मुल्की शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो आके कोई प्रोटेस्ट करे, एजिटेशन करे या किसी तरह की सियासत, अमली सियासत करे। अब मामला यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि वो मुल्क के एक मकबूल तरीन सियासी रहनुमा के बेटे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं। अब या तो पहले वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी लें और अमली तौर पे सियासत में आए। दूसरी बात कि इमरान खान साहब और उनके सियासी रुफका सारी उम्र मोरूसी सियासत को बुरा भला कहते रहे हैं, टारगेट करते रहे हैं, गालियां देते रहे हैं। तो अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या अब उनके बेटे अगर अमली सियासत में आते हैं तो वो मोरूसी सियासत नहीं होगी? अब ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है कि एक तरफ तो बच्चों को बुरा हक हासिल है, मैं हो, आप हो या कोई भी उनका मुखालिफ भी हो, इवन वो इस बात से तो मना नहीं कर सकता कि उनकी औलाद, किसी की भी औलाद अपने वालिद के लिए कोई जहदोजहद करे, तो ये तो अच्छी बात है, औलाद को करनी चाहिए। लेकिन क्या अगर औलाद पाकिस्तानी ना हो, पाकिस्तानी शहरियत ना रखते हो, औलाद के पास दूसरे मुल्क की शहरियत हो, तो फिर यहाँ सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या इस पे होगा। अब इस हवाले से कुछ लोगों का तो ये कहना है, जैसे बैरिस्टर अली जफ़र है, उन्होंने भी ये बात की है कि कासिम और सलमान आएंगे, अपने वालिद से मुलाकात करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं, वो चले जाएंगे। अगर ये बात है तो बिल्कुल एक दफ़ा नहीं, वो 10 दफ़ा मुलाकात करें, हर हफ्ते मुलाकात करें, ज़रूर आएँ, अपने वालिद से मिलें। और मैं तो यहाँ इससे बढ़ के ये भी चाहता हूँ कि उन्हें चाहिए कि शायद यहाँ पे आके एक लंबा क़याम करें और अपने वालिद की खिदमत करें, जितना उनसे मुलाकात कर सकते हैं ज़रूर करें, उनकी रिहाई के लिए कानूनी जंग भी लड़ें। बिल्कुल ठीक है। इमरान याकूब साहब, इस सारी सूरत हाल में कुछ अफवाहें भी गर्दिश करी थी कि आसिफ अली जरदारी से इस्तीफ़ा लिया जाएगा या इस पे तजवीज़ है कोई, या फील्ड मार्शल को सदर बनाने के हवाले से बातें हुई, जिस पे मोहसिन नकवी साहब से भी सवालात हुए, लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी इस बात की। ये महज अफवाहें थी इस्तीफ़े वाली? देखिए, मामला तो ये है कि इस तरह की अफवाहें होती रहती हैं। इस वक्त जो मौजूदा सियासी सिनेरियो है उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों आपको एक पेज पे नज़र आती हैं। लिहाजा मुमकिन तौर पे
ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि इसमें कोई इस तरह की तब्दीली की जा रही हो। अलबत्ता इस हवाले से वो जो कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज हैं वो मुख्तलिफ थी। मिसाल के तौर पे एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी ये चल रही थी कि जनाब जो केनाल का इशू है उस पर क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सिंध में सियासत करना है और कुछ ताकतवर जो हलके हैं वो चाहते हैं कि वो नहरें ज़रूर बने। अब क्या वो नहरें पीपल्स पार्टी उस सियासी तौर पे अफोर्ड करती है? अगर आप मुल्क के मफाद में देखें तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पानी, अब देखें आजकल बारिशें ही हो रही हैं, हम कितना पानी ज़ाया कर रहे हैं, हमारे पास कोई आबी ज़खायर जो है वो करने के लिए कोई वसाइल नहीं हैं। तो हमें इस तरह से डैम, नहरें और ये चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए ताकि हमारा पानी ज़ाया ना हो। लेकिन अब सवाल ये है कि किस कीमत पर? अब अगर सिंध के लोग नहीं मानते और पीपल्स पार्टी ने उनको चूरन भी बेचना है, तो एक थ्योरी ये थी कि आसिफ अली जरदारी साहब खुद सलाह मशवरे से रिज़ाइन कर दें ताकि उनको एक फेस सेविंग मिल जाए और वो सिंध में जाके कह सके कि भाई मैंने तो अपनी सदारत कुर्बान कर दी लेकिन मैं अपने असूली मौक़िफ़ से नहीं हटा। लेकिन उसके बदले पीपल्स पार्टी हकूमत में शामिल हो जाए बाकायदा और वजारतें ले ले ताकि हुकूमत में भी रहें, मज़े भी लूटते रहें, काम भी होते रहें और साथ ही अवामी उसमें भी मिल जाए। लेकिन इसके जवाब में एक थ्योरी ये थी कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी सदारत छोड़ देती है तो फिर क्या उसके गवर्नर बाकी रह पाएंगे? क्या उनको पावर कॉरिडोर में वो हिस्सा जो उन्हें मिला हुआ है वो उसी तरह से बरकरार रह पाएगा? ये सारे जो मामलात हैं ये खासे पेचीदा थे। अब जहाँ तक आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया तो एक बात जहन में रखें कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका सदर मुमलिकत मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से एक ख़ास ताल्लुक़ है। जरदारी साहब उन्हें अपना बेटा कहते हैं तो उनकी बड़ी बात मोतबर है। दूसरी बात यह कि मोहसिन नकवी साहब के सपा सलार के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब जो हैं उनके साथ भी उनके मामलात बहुत अच्छे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तो काबीना में वो वज़ीर दाखिला हैं और उनके साथ भी उनके मिसाली ताल्लुकात हैं। इस हवाले से देखा जाए तो मोहसिन नकवी एक ऐसी शख्सियत है जो सबसे बाखबर समझे जाते हैं और हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनसे बाखबर शायद इस वक्त काबीना में कोई और रुकन ना हो। तो अगर वो एक बात करते हैं तो उस बात को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इस बात की तरदीद की है कि सदर मुमलिकत कहीं जा रहे हैं और सपा सलार जो हैं वो कोई ऐसी बात सोच रहे हैं। उनका कहना है कि सपा सलार की पूरी तवज्जो मुल्क की सिक्योरिटी पे है और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर मुमलिकत के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। थैंक यू वेरी मच इमरान याकूब साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तज्ज़िया दे रहे थे और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के पास ये जो 90 दिन का प्लान वो पेश किया है ऑन ग्राउंड इसको एग्जीक्यूट करना खासा चैलेंजिंग होगा क्योंकि चाहे वो क़यादत का फुकदान हो, दीगर मामलात हो, तहरीक इंसाफ इस वक्त चैलेंजेस से अच्छी खासी दो चार है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। गुड मॉर्निंग पब्लिक जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। मुल्क में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा आवाम के लिए एक संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों की बात की जाए तो चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है, जबकि लाड़काना, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा इन शहरों में कीमत 185 से 200 रुपीज़ किलो के दरमियान ये चीनी फ़रोख्त हो रही है। हुकूमती दावे और चीनी की दरामद के फैसलों के बावजूद जो शुगर माफिया है
है वो बेलगाम हमें नज़र आ रहा है और कीमतों को मुसलसल बुलंद तरीन सतह पर ले जा रहा है। होलसेल हो, परचून सतह हो, उस पर चीनी की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे ना सिर्फ आम सार्फिन मुतासर हो रहे हैं बल्कि दुकानदार भी कहीं ना कहीं चैलेंज से दो चार हैं। अगरचे हुकूमत इस हवाले से क्या करी है इस पर भी तजिया लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चूँकि नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान अली हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। फरहान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये चीनी की कीमतों के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, ज़रा हमें इस्लामाबाद की भी सूरत हाल बताइएगा। और वैसे भी ये जो इजाफा है, अब एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हमने इन सारे मामलात को या कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इजाफा भी हो रहा है। जी देखें अमला, मुल्क भर में जो इस वक्त चीनी की कीमतें हैं वो बेकाबू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और मुल्क के दीगर शहरों में चीनी इस वक्त फ़ी किलो 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो इदारा शुमारियात है उसके मुताबिक भी चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है और 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पूरे मुल्क में चीनी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। मुल्क में मौजूद जो चीनी माफिया है उसने हुकूमती रेट को चैलेंज कर दिया है, जबकि अगर हम बात करें हुकूमत के चीनी बरामद करने के फ़ैसले की, तो उसमें इस फ़ैसले के बाद भी चीनी की कीमतों में जो रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। अगर हम हुकूमत के चीनी दरामद करने के फ़ैसले पर बात करें तो पहले हुकूमत ने 1 साल के अंदर 7 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है वो दरामद की थी और अब 5 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है वो बरामद करने जा रही है। वफाकी काबीना ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त भी दे दी है और इसके अलावा चीनी बरामद करने पर तमाम टैक्सेस जो हैं वो उसके जो फर्म्स होंगी वो उनको इस्तिस्ना होगा तमाम टैक्सेस से। अगर हम बात करें चीनी बरामद करने की, तो वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने जो है इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जो गुज़श्ता हुकूमतें थीं इस मरतबा उनके मुकाबले में इस मरतबा जो चीनी दरामद करने का फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो मुख्तलिफ होगा और वाज़े तौर पर बेहतर हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी। इसके साथ साथ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो टेंडर्स भी जारी कर दी हैं, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी जो सप्लायर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको 18 जुलाई तक बंद लिफाफा बोलियां जमा कराने के लिए कहा गया है और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो 25,000 मीट्रिक टन मिनिमम चीनी जो है वो बरामद करने के लिए कहा गया है मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी फर्म्स हैं उनको। और इसके ऊपर तमाम तर जो टैक्सेस हैं उनको उस पर इस्तिस्ना होगा तमाम तर टैक्सेस से। और हुकूमत ने जो एक मेयार रखा है चीनी दरामद करने के लिए उसमें उन्होंने कहा है कि चीनी जो है मोटे दाने और आला मेयार की होनी चाहिए, जबकि जब शिपमेंट के बाद इस चीनी का जो है वो तफसीली मुआयना करने के बाद ही मार्केट में जो है वो इसको फ़रोख्त करने के लिए लाया जा सकता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फरहान, आप इस हवाले से हमें एक क्लियर पिक्चर दे रहे थे। हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, माहिर अमूर हैं जनास के, इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये भी फरहान ने जो बात की है, फरहान अली जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने, मैं चाहूँगी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक तरफ तो हम इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम प्राइसेस कंट्रोल करने के हवाले से बात कर रहे हैं और तीसरी तरफ हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग पब्लिक। देखिए जी, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझाता हूँ आपके नाज़रीन के लिए भी कि चीनी का क्राइसिस बार बार क्यों आता है। 1960 से लेकर आज तक बहरान चीनी के लातादाद आ चुके हैं, लेकिन कभी भी आपने देखा कि ना तो हुकूमत कामयाब होती है कि प्राइस कंट्रोल कर सके, ना ही हुकूमत आज तक शुगर मिल्स को, शुगर बैरन्स को फिक्स कर सकी। उसकी वजह यह है कि जब भी हुकूमत ने किसी भी खाने पीने की चीज़ में या किसी भी चीज़ में इंटरवेंशन करी है वहाँ उसका असर उलट होता है। पाकिस्तान में आप चीनी में अगर देखें तो चीनी की ऊपर आपने एक प्रोटेक्शन भी लगाई हुई है, इंडस्ट्री को पूरी प्रोटेक्शन मिलती है कि वो चीनी उस वक्त तक इंपोर्ट नहीं अलाउ करते जब तक कि कोई क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट ना कर दी जाए। तो आप अगर हुकूमत इन कारोबार से, इस किस्म की इंटरवेंशन से निकल जाती है तो फिर आपकी कीमतें किसी भी चीज़ की नहीं बढ़ेंगी। गंदम में भी आपने देखा कि पहले हुकूमत इसमें मुदाखलत करती थी, ख़रीदारी करती थी और फिर इंपोर्ट भी बहुत बड़ी तादाद में की गई, उसकी भी 300 अरब के करीब कुछ उसका स्कैंडल पब्लिक हुआ है कि वो अब सड़ रही है। तो
कहने का मकसद ये कि हुकूमत जब कारोबार से निकलेगी और मार्केट इकोनॉमी को, मार्केट फोर्सेस को compete कराएगी, जिसमें लोकल इंडस्ट्री भी है और इम्पोर्टर्स भी हैं, तो वो खुद ब खुद मार्केट एक स्मूथली, एक हमवार तरीके से चलेगी और आपको कभी महसूस नहीं होगा। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो मिलें लगाई गई थी 60s में, 70s में या 80s में जो मिलें लगी हैं, उन सब की जो लाइसेंस्ड कैपेसिटी थी क्रशिंग करने की, अब उस पे वो नहीं है, बल्कि उससे कई गुना इजाफा हो चुका है। तो आप लोग जब देखते हो कि सरकारी आदाद शुमार जो PSMA आपको देती है वो उस इंस्टॉल्ड लाइसेंस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर बेस किया जाता है, जबकि चीनी आपके पास सरप्लस होती है। अभी भी यही हाल है कि पाकिस्तान में चीनी जो है वाफर मिकदार में मौजूद है और आपके पास नए क्रशिंग सीजन के बाद भी ये 2024-25 का जो सीजन स्टार्ट हुआ था उसकी चीनी अवेलेबल होगी। लेकिन सिचुएशन ऐसी कर दी गई कि हुकूमत ने एक तरफ से जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आपकी जो मार्केट की जो नास्टी फोर्सेस हैं, जिनको आप लोग शुगर माफिया कहते हैं, सट्टेबाज कहते हैं, और डीलर्स भी है, ये सब के सब मिल गए कि अब हमारे पास डिमांड मल्टीप्लाई हो जाएगी और पाकिस्तान की जो सरप्लस चीनी है वो उसका सरप्लस जो है वो कम हो जाएगा, तो कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। यही वजह है कि 116 रुपए की जो नवंबर दिसंबर में चीनी हुआ करती थी वो आपकी आज 200 से तजावुज कर चुकी है। एक्स मिल पे वो 178 रुपए की हो गई है। तो आप देखें एक और चीज भी ऐड होती है कि प्राइस स्पाइरल जो है वो इस तरह से बनता है कि जब किसी की चीज की रिपोर्ट या खबर मार्केट में लगती है कि वो शॉर्ट है, तो वो तमाम अनासिर, वो तमाम लोग जो होर्डिंग करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं। और वो फिर जब स्पाइरल आता है, फिर उनके जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह आपको मीडिया पे नज़र आए होंगे कि होल सेलर्स के नुमाइंदे और जो नुमाइंदा खास कोई आ रहा है तो वो भी ये कह रहा है कि जी चीनी 240 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी। ये भी एक पैनिक बाइंग स्प्री पैदा करती है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये तो फिर गवर्नेंस का इशू हुआ ना? गवर्नेंस का इशू है, लेकिन गवर्नेंस बहुत ज्यादा भी जब की जाती है तो भी उसका इशू आता है। आपको हुकूमत का काम होता है कि रेगुलेट करे किसी चीज को, पॉलिसी बनाए और तमाम जो मार्केट प्लेयर हैं उनको आपस में compete कराए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जब आप इसको आज़ाद करेंगे तो आपके पास कभी भी नहीं है कि आज आप अगर अनाउंस कर दें कि हर क्रशिंग सीजन के बाद से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल देंगे, तो जब आपके पास सरप्लस चीनी होगी ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकते हो। और अगर आपके पास चीनी की कमी होगी, लोकल कीमतें ज्यादा होंगी, तो इंपोर्टर्स इंपोर्ट करके ले आएंगे और आपका जो है चीनी की कीमतें आम आदमी को उसकी सस्ती मिलेंगी। हुकूमत हर जगह से इंटरवेंशन करके अरबों रुपए जाया करके, अब इसी में अगर आप मैं एग्जांपल देता हूं इस केस में कि आपकी 1.2 मिलियन टन चीनी ऐसी ही होगी जिसका नेशनल एक्सचेकर को, खजाने को 1 रुपया टैक्स नहीं मिलेगा। पहले आपने 7,65,000 टन से ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करी, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं मिला। अब आप 5 लाख टन हुकूमत खुद इंपोर्ट कर रही है TCP के जरिए, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो हमेशा इनएफिशिएंट तरीके से इंपोर्ट करती है और उसकी इंपोर्ट कभी भी मार्केट में कीमतों को स्टेबलाइज नहीं कर सकी, बल्कि आपकी इंपोर्ट कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आज आपकी टेंडर प्रोसेस स्टार्ट होंगे, 18 जुलाई को ओपन होंगे टेंडर आपके, तो उस वक्त तक तो जब से ये अनाउंसमेंट हुई है इंटरनेशनल मार्केट में चीनी बढ़ चुकी है, तो इंटरनेशनल प्लेयर आपको आके अपनी मर्जी की प्राइस देंगे। उसमें भी वो कार्टलाइजेशन करते हैं। गंदम का आपको याद होगा कि $549 में अवार्ड किया गया था तमाम बिडर्स को। हुकूमत ये भी कहती है कम वक्त में एक ही टेंडर में हम मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद लें। तो ये सारी चीजें आपकी एक डिस्टॉर्शन का अमल है जिसको आपको ठीक करना चाहिए। ठीक है। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, आपने कहा कि जब हमारे पास ये प्लान या स्ट्रैटेजी मौजूद है, पॉलिसीज़ भी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप हमें इन पॉलिसीज़ के हवाले से भी थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि अगर पॉलिसीज़ मौजूद हैं और हमें पता है कि ये इशू का रूट कॉज क्या है, और हर बार हम ये कहते हैं जी शुगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल है, आवाम की पहुंच से दूर है, बहरान आ गया है, और वही बात है कि रिप्रेजेंटेटिव्स मीडिया पे आते हैं, बात करते हैं कि जी अब ये हो जाएगा, पैनिक किसी सूरत हाल मच जाती है। जब एक चीज़
आपके पास वाफिर अमाउंट में मौजूद है तो आप उसको स्ट्रैटेजी के तौर पे अगर कोई ऐसा प्लान बना लिया जाए कि हर साल हमें ये मसला ना हो, इसमें गवर्नेंस भी इन्वॉल्व है, हुकूमती इदारे भी इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स तमाम अगर इस चीज़ में हैं, तो फिर हम इन पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करने से कासिर क्यों हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर शुगर बैरन्स जो हैं गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं तो वो उनके मुफादात को देखते हुए पॉलिसी बनती है। और आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि पॉलिसी पाकिस्तान में है ही नहीं शुगर के बारे में, ना ही आपकी दीगर चीज़ों की पॉलिसीज होती हैं। यहाँ पर फायर फाइटिंग की एक्सरसाइज की जाती है। आपकी मिनिस्ट्री में 3 मिनिस्ट्रीज जो है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, और आपकी दूसरी मिनिस्ट्री है नेशनल फूड सिक्योरिटी, और फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिसीजन होता है वो कॉमर्स करती है। इन तीनों का आपस में जो है कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती। एक वक्त आता है कि एक मिनिस्ट्री कह रही होती है कि चीनी सरप्लस है, एक्सपोर्ट अलाउ कर दो, फिर दूसरी दफा रिपोर्ट सामने आती है कि कहते हैं जी चीनी शॉर्ट है। और आज जब हुकूमत खुद कह रही है कि 1 मिलियन टन गन्ने की पैदावार कम हुई है, तो ये भी उस चीज को बढ़ावा दे रही है कि आपकी जो मार्केट में जो होर्डिंग हो रही है, जो स्पेकुलेटर स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो और करें और चीनी की कीमत को बढ़ा दिया जाए। आज अगर ये टीसीपी की इंपोर्ट ना होती और हुकूमत सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करती तो आपकी चीनी की कीमत चीनी आने से पहले ही 150 से 155 रुपए के बीच में आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि ये एक डिलेड प्रोसेस होता है। मैं और आप अगर प्राइवेट सेक्टर में इंपोर्ट करने जाएंगे तो हम डायरेक्टली निगोशिएट करते हैं और जहां से चीज सस्ती मिलती है वो मंगाते हैं। लेकिन टीसीपी का एक तरीका है कि वो इंटरनेशनल टेंडर जारी करती है, उसमें बिडर्स आते हैं, उसमें एक टाइम लगता है, फिर जो प्राइस आती है वो उसी को देख के और मैच करा के या क्वांटिटी बढ़ा के जो भी है वो करते हैं। ये प्रोसेस इनएफिशिएंट प्रोसेस है। आपकी कभी भी इससे कीमत में करेक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, बल्कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये 5 लाख टन चीनी जिसकी आप पहला टेंडर 3 लाख टन का दिया गया है वो वेयर हाउसेज में पड़ी रहे, क्योंकि माजी में भी टीसीपी ने चीनी इंपोर्ट की थी और उसकी 3-4 साल तक वो पड़ी रही और टॉक्सिक हो गई, उसके बाद उनको थ्रो अवे मार्केट में फेंकना पड़ा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिससे ना सिर्फ आपके पाकिस्तान का जो खजाना है उस पर बोझ पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में इस वक्त 14, अगर 4 जुलाई को देखें तो 14 अरब डॉलर का था। अब अगर आप इसमें से चीनी इंपोर्ट करेंगे 260 से 300 मिलियन की आपकी डॉलर की चीनी आ जाएगी। फिर आगे आपका प्लान है कि आपने गंदम भी मंगानी है, कोई 1 अरब डॉलर की शायद अमेरिका से मंगाए या कहाँ से, तो वो भी आपके पास दबाव आएगा। तो आपकी एक्सपोर्ट्स 5 से 7% बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आप इंपोर्ट एडिशनल इस किस्म की करेंगे तो आपके ऊपर जो है बर्डन ज्यादा आएगा, फिर डॉलर मार्केट में महंगा होता है। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि अपना कारोबार से निकले और अपने जो उनका जो काम है उसको देखे, गवर्नेंस दिखाए, रेगुलेट करे, पॉलिसीज अच्छी दे तो ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक और मिसाल दे दूं, ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, लेकिन उस मुल्क में इंपोर्ट भी अलाउ है। पाकिस्तान जो है उसका नंबर कहीं एक्सपोर्ट में इतना नहीं आता, लेकिन आप देखेंगे जो 6 मिलियन टन अराउंड इस लास्ट ईयर जो आपकी पैदावार हुई है, मेरे हिसाब से वो अराउंड 7 मिलियन टन की प्रोडक्शन हुई, 1 मिलियन टन का कैरी फॉरवर्ड था। लेकिन जो फिगर दिखाई जा रही है, जो डॉक्यूमेंटेड फिगर ऑन द बुक है, वो कम दिखाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चीनी शॉर्ट है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, प्राइस बढ़ाने के लिए। तो एक तरफ पाकिस्तान इंपोर्ट को रोक के और एक्सपोर्ट खोल के आपका जो है वो एक तरह की डिस्टॉर्शन क्रिएट करी, और दूसरी तरफ आपके पास आज भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो एफबीआर का लगा हुआ है, जो सिगरेट तक जैसी प्रोडक्ट के ऊपर जिसपे बारकोड आसानी से पता चल जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो शुगर मिल्स को जो उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस लगाया है, 2 दफा उसके ऊपर टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ, लेकिन वो नाकाम है। आज आपके पास चीनी जो है कितनी है वो आपका कोई ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं बता सकता कहाँ पड़ी है, कितनी है। तो वजह यह है कि हर वो चीज, और फिर जो वहां पर अपॉइंट किए गए हैं लोग ऑफिशियल्स, उसके खुद हुकूमत की तरफ से ये खबर आई कि जी वहां पर करप्ट लोग बैठे हुए थे और इन्वॉल्व थे करप्शन में और उनको हमने हटा दिया। तो खजाने को बचाना और एफर्ट्स ऐसे करने के आवाम को रिलीफ पहुंचे। आज चीनी ऐसी है, कंजम्पशन पाकिस्तान में कम है, लेकिन वो माएँ जो गरीब हैं, जो बच्चों को दूध नहीं दे सकती, वो पानी में चीनी मिला के फीडर में डाल के पिलाते हैं। ये मैंने खुद नजरों से, आंखों से देखा है। और इसी तरह से एक गरीब मजदूर जो है सारा दिन जो मेहनत करता है वो भी चीनी चाय में डाल के अपनी कैलोरीज को पूरी करता है।
तो ये एक चीज़ है, एक इसको आपको बेहतर करना होगा। आज आपकी इंडस्ट्री इतनी चीनी प्रोड्यूस करती है कि वो एक्सपोर्ट करने वाली मुल्क पाकिस्तान रेगुलर एक्सपोर्टर बिल्कुल बन सही। जाएगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। चाइना जैसा मुल्क जिसके पास कोई 1.15 मिलियन की उसकी कंजम्पशन है, कोई ठीक। 1.5 अरब की आबादी है, वो अगर 4-5 मिलियन टन इंपोर्ट करता है तो वो 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा की वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करता है। यहां तो पाकिस्तान में चीनी की अगर बनी हुई प्रोडक्ट देखें तो उसकी तो एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। ठीक तो है। इसके ऊपर सोचना होगा। और ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी भी नहीं है। बात यह है कि इन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं होता और वो कैपेबल नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सकें। वो वही माजी की गलतियां दोहराते हैं जो उनके रहते सीनियर्स हैं, और कर ये चुके होते हैं। साइकिल है जिसमें हम फिर घूमते हैं और हर बार हम ये बात करें कि आउट ऑफ कंट्रोल है। वही बात है कि पॉलिसीज फ्रेंडली होनी चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए, रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और साथ साथ गवर्नेंस के जो मसले हैं, क्योंकि हर साल हर बार हम यही बात कर रहे हैं। और जब आपके मुल्क के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देन वाई नॉट। और फिर वही बात है कि हमारा इंटरेस्ट, हमारी विल, और वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान के एक नौजवान और बासलाहियत बॉक्सर हसन मंसूर ने हुकूमती सरपरस्ती के बगैर अपनी मेहनत और जज्बे के बलबूते पर ना सिर्फ कौमी बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कई मेडल्स और टाइटल्स अपने नाम किए हैं। हसन मंसूर आज पाकिस्तान का फ़ख्र है, जिन्होंने अपनी कामयाबियों से दुनिया को बताया है कि अगर आप पुरज़्म हैं तो कोई भी रुकावट, बड़ी से बड़ी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। इसी हवाले से उनसे मुलाकात करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे हैं कराची से मासूम अली। जी बिल्कुल, देखिए बॉक्सिंग की दुनिया में कई ऐसे नामवर बॉक्सर्स ने अपना नाम बनवाया, और पाकिस्तानी बॉक्सर्स भी बहुत सारे ऐसे मशहूर हैं जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में अपना एक नाम बनाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अभी भी कई ऐसे नौजवान हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, दूसरी ममालिक में जाकर जो है वो पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं, और उनका जो डेडिकेशन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हसन मंसूर मेरे साथ मौजूद है। हसन मंसूर, बताइएगा कि यंग एज में बॉक्सिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारी अचीवमेंट आपने हासिल की, उस बारे में बताइएगा पहले तो मुझे। मैं प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ और एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। मेरी अभी रिसेंटली फ़ाइट थी 31 मई को थाईलैंड में, जो कि वर्ल्ड से तकरीबन 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ से वाहिद पाकिस्तानी बॉक्सर में था जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और बैंकॉक के बॉक्सर के साथ मेरी फ़ाइट थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मेरी 6 राउंड की फ़ाइट थी, और चौथे राउंड में मैंने उसको स्टॉप किया, नॉकआउट किया, और पाकिस्तान का नाम मैंने रोशन किया। मुझे ये भी बताएं कि एक तो टाइम कितना, एक तो हो गया आपको बॉक्सिंग करते हुए, और उसके अलावा यही कि आप जो बॉक्सिंग कर रहे हैं तो इसमें किस तरह से अपनी ट्रेनिंग करते हैं, कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं, और क्या मुश्किलात आती हैं? कोई ऐसी बॉक्सिंग मैच का भी बताएं जो खेलने के लिए आप गए हों, और कहाँ कहाँ वैसे आप बॉक्सिंग कर चुके हैं? मैंने पाकिस्तान को 3 बार रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल्स में। 2022 में मैं कज़ाकिस्तान गया था, वहाँ मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, जहाँ से वर्ल्ड से 10 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और मेरी तीसरी पोजीशन आई थी वहाँ पर। उसके बाद मैंने अफ़गानिस्तान के साथ पार्टिसिपेट किया, थाईलैंड भी किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन की फ़ाइट। 3 इंटरनेशनल फ़ाइट्स है मेरी। और 2017 में मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की थी। और इसके साथ ये था कि एमेच्योर बॉक्सिंग मैंने तकरीबन 4 से 5 साल के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी अचीवमेंट्स है एमेच्योर बॉक्सिंग में। इंटरनेशनल फ़ाइट भी है मेरी एमेच्योर बॉक्सिंग में। और इसके बाद फिर मैंने 2023 में मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एंट्री की, और इसी तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी इंटरनेशनल फ़ाइट थाईलैंड के साथ मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप जो बाहर खेलने गए तो उसमें तो एक्सपेंस भी होता होगा काफ़ी, तो वो किस तरह से हुआ? कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट हुई आपको? क्या किया आपने इसके लिए? जैसे कि मेरी 2022 में कज़ाकिस्तान में फ़ाइट थी, और पाकिस्तान से मैं सेलेक्ट हुआ था अपनी वेट कैटेगरी में, और ना मुझे किसी प्राइवेट इदारे की तरफ से, ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ना पाकिस्तान की हुकूमत से कोई सपोर्ट नहीं थी। तब मैंने घर बताया, घर वालों ने मुझे इस तरह किया कि वालिदा ने अपनी वालिया भेजी थी, जो कि मुझे याद है 62,000 रुपये की थी। वालिद साहब ने लोन उठाया था, और भाई ने कमेटी के पैसे मुझे दिए थे जो 2,20,000 करके पूरे हुए थे, और इस तरह मैंने पाकिस्तान को कज़ाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया था। किसी की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं।
सिवाय मेरे फैमिली मेम्बर्स के, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और जिस तरह भी थाईलैंड की फ़ाइट थी, ये भी मेरे घर की तरफ से, और बस कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ज़रिया बना देता है, इस तरह से हुआ है। बाकी ये बताइएगा कि आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? जो बॉक्सिंग के इतने सारे अपने मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके लिए कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? इसके अलावा आप कोई जॉब वॉब भी करते हैं, कोई काम करते हैं अर्निंग के लिए, वो बताइएगा। प्रोफेशनल फ़ाइट से पहले मैं नाइट जॉब करता था, जो कि वॉल डेकोरेशन का काम था। तब मैं रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 तक मैं जॉब करता था। फजर की नमाज़ पढ़ के मेरी छुट्टी होती थी, और उसके बाद मैं कोच वली बख्श बलोच है, ये हमें ट्रेनिंग देते थे 2 घंटे सुबह। फिर इसके बाद मैं घर जाके 11-12 तक सो जाता था। उसके बाद 4 बजे उठ के फिर मुझे ट्रेनिंग करके वापसी डायरेक्टली जॉब पे जाना होता था। अब भी मैं यही जॉब कर रहा हूँ, किसी कंपनी में मैं जॉब पे हूँ। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे अपकमिंग फ़ाइट जो है वो कौन सी है, कहाँ, किस? यकीनन इंशाल्लाह भी अपकमिंग फ़ाइट या तो थाईलैंड में होगी या फिर दुबई में होगी, और इसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह और शाम ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, Yes. ये भी बताइएगा कि जो शिकवा आपने किया कि आज तक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिली किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, तो उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि अपकमिंग फ़ाइट भी आने वाली है क्या? यकीनन अपकमिंग मेरी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आई है काफ़ी मुल्कों से, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से ना किसी प्राइवेट इदारे ने सपोर्ट किया हमें, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ना सिंध की गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे हसन मंसूर, जो कि पाकिस्तान का एक नौसा बॉक्सर है, जो कि पाकिस्तान का परचम लहरा चुका है और बॉक्सिंग से काफ़ी डेडिकेटेड हैं और अपनी बॉक्सिंग के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात भी झेल चुके हैं। इनकी फैमिली ने इन्हें सपोर्ट किया, तब जाकर इन्होंने बॉक्सिंग के कुछ मैचेस खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना ही किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई सपोर्ट मिली, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं ये कहीं कभी कभार नाउम्मीद ज़रूर होते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा और जो अपना नाम है, जो एक लेजेंड में है, वो ज़रूर बनाऊँगा, ताकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के नाम से जब कोई पहचाने कि कोई अच्छा बॉक्सर था, तो उसमें नाम जो है वो हसन मंसूर का आए। और इनकी यही अपील है गवर्नमेंट से कि इन्हें भी सपोर्ट किया जाए, ताकि ये अपकमिंग फ़ाइट्स जो हैं वो अपनी लड़ सकें और पाकिस्तान का नाम जो है वो इसी तरह से मशहूर करते रहें। जी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जी कोलंबो श्रीलंका में होने वाली जो 9th साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप 2025 है, उसमें पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स की हैं जी, और कारकर्दगी भी बड़ी बेहतरीन रही है। मजमूई तौर पे 10 मेडल्स अपने नाम किए हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आज हमारे साथ इन्हीं 10 प्लेयर्स जो कि यहाँ पे गए थे खेलने के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें से 3 प्लेयर्स मौजूद हैं। मोहम्मद हसनैन जमील हैं, मोहम्मद अब्दुल हादी हैं और अयाना नोएल हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। अगर हम इनकी इंडिविजुअल कारकर्दगी की बात करें तो मोहम्मद हसनैन ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद अब्दुल हादी जो हैं इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और अयाना नवेल ने हमें 1 गोल्ड मेडल जीत कर दिया है। सो आप तीनों को खुश आमदीद, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद बहुत बहुत। सबसे पहले तो अयाना, मैं आपकी तरफ आऊँगी। यू आर माशाल्लाह सो यंग, और आपने इतनी यंग एज के अंदर कराटे और इतना ज़बरदस्त अचीवमेंट, गोल्ड मेडल जीतना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अयाना, मुझे ये बताएं कि अपनी इस चैम्पियनशिप में आप कब से कराटे खेल रही हैं, और इसके बाद ये जो इस चैम्पियनशिप में पहली आपकी इंटरनेशनल ऐसी कोई चैम्पियनशिप थी या इससे पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 6 ईयर्स से कराटे कर रही हूँ, एक्टोरस मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस, एंड ये मेरी पहली नहीं थी। इससे पहले मैं 2 बार खेल चुकी हूँ इंटरनेशनली, अज़रबैजान में कैस्पियन ओपन एंड देन श्रीलंका में केंशी ओपन एंड नाउ साउथ एशियन गेम्स इन श्रीलंका। ओके, लवली। अच्छा जी, मोहम्मद हसनैन भी हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं। हसनैन, आप बताएं आप कब से कराटे कर रहे हैं, और अभी जो आपकी चैम्पियनशिप थी कैसी थी, कितने मुल्कों ने इसमें पार्टिसिपेट किया जिसमें आप लोगों ने ये मेडल्स जीते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिसने हम सब को इस इज़्ज़त से नवाजा, और अपने पेरेंट्स का, अपने असातिज़ा का, और ख़ुसूसन सबसे ज़्यादा जो रोल मैं समझता हूँ इसमें हमारी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन और हमारे चेयरमैन सर मोहम्मद जहांगीर का है, कि जिन्होंने प्लेयर्स को इतना एम्फसाइज़ किया और ये मौका फ़राहम किया। तो इसमें 7 कंट्रीज़ जो साउथ एशियन रीजन में थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 6 जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था,
और इन चीज़ के साथ कम्पीट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडल्स भी। ज़बरदस्त। तो अब्दुल हादी, आप बताएं, आपकी ये पहली इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी या इससे पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुके? अस्सलाम वालेकुम। हैं? सबसे पहले जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर मोहम्मद जंगीर का, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन चेयरमैन, जिन्होंने हमें यहाँ पे खेलने की उन्होंने तौफीक दी। उसके बाद मेरा ये 3rd to 4th इवेंट है जो मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ ज़बरदस्त। श्रीलंका में, और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है। ये मेरे माँ बाप की दुआ के साथ है, उस्ताज़ा की दुआ के साथ है, और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है। मैंने 2 ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किए हैं। तो कैसी चैम्पियनशिप थी? जो आपका ओपोनेंट था उसके साथ टफ फाइट थी, कैसा रहा? जी टफ़ फाइट थी थोड़ी। पहली फ़ाइट मेरी हुई है श्रीलंका के साथ, दूसरी फ़ाइट मेरी आ गई थी नेपाल के साथ, तो 1 पॉइंट से मैं फ़ाइट लूज़ कर गया था। ओके, नेपाल वाले जी। प्लेयर के साथ। ओके हसनैन, आपकी कैसी ओवरऑल फाइट रही? जी ओवरऑल क्योंकि मैं 3 कैटेगरीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 6 कंट्रीज़ थे, तो सभी कंट्रीज़ के साथ खेलने का मौका मिला है। तो ये है कि किसी के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, किसी के साथ तो सबसे टफ टीम कौन सी थी? देखें अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो सभी टीम्स टफ थी, बिकॉज साउथ एशियन रीजन में कराटे जो है वो बहुत पीक पर है। बिल्कुल सही। और उसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया की बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी। उनका 200 मोर देन 200 उनके प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स आए हुए थे। अच्छा, ओके। और नेपाल की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी उसमें, और बांग्लादेश और श्रीलंका जो कि होस्ट था, तो मोर देन अराउंड अबाउट 1000 जो था उनका सिर्फ वहाँ का होम क्राउड ही था, जिसमें सिर्फ एथलीट्स थे। मैं आपको जनरल क्राउड पब्लिक की नहीं बात करें, एथलीट्स की बात एथलीट्स की बात कर 1000 रहा के हूँ, करीब, जिसमें यूथ अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, जूनियर, अंडर 21 एंड सीनियर्स थे। तो बहुत अच्छा मतलब एक्सपोजर था ये इंटरनेशनल। पाकिस्तान से 10 लोग गए थे? जी पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली 10, ऑफिशियल लेकिन समेत? ऑफिशियल एक कोच थे हमारे साथ, सेंसी वासिफ अली, ठीक है। जो कि बहुत मैं समझता हूँ कि उनका बहुत अहम रोल रहा है इस सारी इवेंट में, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे 4 ततामी लगे हुए थे। मतलब 4 ततामी का मीन्स होता है कि 4 जगह पे मुकाबले एट अ टाइम हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। एक कोच के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम कि वो चारों जगह पे अपनी प्रेजेंस को मेक जी श्योर बिल्कुल। करे। तो इंडिया के साथ जो है वो 8 कोचेस थे, उनकी जूनियर टीम के साथ अलग कोच था, इसी तरह नेपाल भी और श्रीलंका भी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 गए थे और 10 के 10 जो हैं भरपूर मेडल्स के साथ वापस आए। आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट हमारी रिप्रेजेंटेशन तो थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर श्रीलंका से 1000 के करीब एथलीट्स खेल रहे हैं, इंडिया से 200 आ रहे हैं, या नेपाल से ज़्यादा तादाद आ रही है, तो पाकिस्तान में भी मज़ीद तादाद होनी चाहिए। अयाना, आपने जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, आपके कॉम्पिटिशन्स कैसे रहे और आपका सबसे टफ चैलेंजिंग कौन सा रंग था? मेरे पहली फ़ाइट थी श्रीलंका के साथ, दूसरी फ़ाइट भी श्रीलंका के साथ थी, 3rd फाइट मेरी थी इंडिया के साथ, और 4th फाइट मेरी फिर से श्रीलंका। और मुझे सबसे टफ़ कंपटीशन दिया था इंडिया ने, लेकिन मैंने बहुत अच्छा खेला एंड आई बीटेड एवरीवन फ्रॉम 9-0। आई एम श्योर आपने बहुत अच्छा खेला होगा, तो भी आपको गोल्ड मेडल भी आप विन करके आई हैं। या ना, मुझे ये बताएं, जाहिर है जैसे अभी हसनैन और हादी भी बता रहे हैं कि ये लोग बाकी सारे मुल्कों से रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा थी तादाद में, पाकिस्तान से भी जाहिर है। आई एम ग्लैड, मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि एटलीस्ट हमारी प्रेजेंस वहाँ पे थी, हमारी रिप्रेजेंटेशन थी। व्हाट डू यू फील कि हमारी क्यों तादाद कम है, या और लड़कियाँ मज़ीद कराटे या इस तरह के स्पोर्ट्स में इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, लेकिन एक मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। ऑल्दो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन एंड PKF के चेयरमैन सर जहांगीर का कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, बट फिर भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड कि इतने सारे बच्चे हैं जो हर जगह पे नहीं खेल सकते, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे, सो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली सपोर्ट। अब्दुल हादी, अभी अयाना भी जो बात करी है, हसनैन ने भी बात किया, आई रियली वांट कि आप जहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, जाहिर है आपकी फेडरेशन तो आपको सपोर्ट कर रही है, बट एट द सेम टाइम हुकूमत की सपोर्ट होना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेन करना है, फिर ऐसे इंटरनेशनल जो इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करना है, और बहुत सारे आई एम श्योर कि आप लोग मिस भी कर देते होंगे, लैक ऑफ फंड्स एंड दीगर इशूज़, राइट? ऐसे ही है जी, हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करना चाहिए
ताकि और भी मुख्तलिफ प्लेयर अपना नाम बनाए, पाकिस्तान का नाम बनाए, उधर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस तरह गवर्नमेंट को हर प्लेयर को उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो पाकिस्तान का जाके नाम रोशन करे उधर। अच्छा हसनैन, ये बात आपसे मैं ज़रूर सवाल करूँगी। ज़ाहिर है बहुत सारे प्लेयर्स हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहते हैं, बट वही बात है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कह लें या फ़ंड्स कह लें, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फेडरेशन भी एक हद तक कर सकती है, उसके पास भी एक लिमिटेड फंड्स हैं जिसमें वो बहुत सारे प्लेयर्स को केटर कर रही है। क्या ज़रूरत क्या है और क्या आप एज अ प्लेयर फील करते हैं कि क्या चेंजेस होने चाहिए? आई थिंक हमें ग्रास रूट लेवल से जो है इस चीज़ को करना पड़ेगा, बिकॉज आप देखेंगे क्रिकेट जो है उसमें व्यूशिप है, पैसा है, सब कुछ है। तो एक मेन रीज़न ये है कि आज हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मतलब आर्म फोर्सेस में जाए। स्पोर्ट्स की तरफ उसका रुझान नहीं है, बिकॉज क्यों कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डिपार्टमेंट्स नहीं है। पहले ये होता था कि डिपार्टमेंट्स थे, जॉब्स प्रोवाइड करते थे, अच्छी पे स्केल्स होते थे, तो पेरेंट्स का रुझान था। तो बीइंग एन एथलीट, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो ये है कि अगर हमें करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, हम किसी डिपार्टमेंट में होंगे, हमें सैलरी मिल रही होगी, तो गवर्नमेंट पे भी इतना बोझ नहीं आएगा। हम कुछ खुद करेंगे, कुछ गवर्नमेंट करेगी, कुछ फेडरेशन, तो ये है कि सारी चीज़ें मिलकर होती हैं। अब ये बीइंग एन एथलीट, आपकी अगर डाइट ही पूरी नहीं होगी तो आप वहाँ जाके क्या कंपैरिजन करेंगे आप? अब जाहिर है इंडिया, उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर उनके पास फंड्स हैं, और हमारे यहाँ जाने से पहले इंडिया थाईलैंड में एक ओपन चैम्पियनशिप खेल के डायरेक्ट थाईलैंड से श्रीलंका आ रहा था, और हम यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे थे फॉर साउथ एशियन चैम्पियनशिप। तो इसमें मैं फिर अगेन यही कहूँगा कि ग्रास रूट लेवल से अगर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको, और स्कूल्स जो हैं उनको स्पेशली चाहिए कि वो ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स को तवज्जो दें ज़्यादा, ताकि ये कि आगे स्पोर्ट्समैन, जाहिर है आप देखें कि जिस तरह अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल विन किया तो उसके बाद स्पोर्ट्स का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। इसी तरह आप देखें आपके थोड़ा सा स्पोर्ट्स को उठाया जा रहा है। अभी रिसेंटली और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसमें फुटबॉल, टेनिस, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। तो ये है कि कराटे एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो आपको डिसिप्लिन सिखाती है। हालांकि हम अगर किसी को बताएं ना कि हम कराटे प्लेयर हैं तो आगे से तो मारीना, इस तरह के मतलब वर्ड सुनने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह हमें इस्लाम तालीमात देता है कि आपने तहम्मुल का मुजाहरा करना है, आपने जो है अपना इखलाक अच्छा करना है, तो कराटे जो बेसिकली उसका जो फर्स्ट लर्निंग स्टेप है वो ये है कि आपने तमीज़, इज़्ज़त और इखलाक के दायरे में रहना है। तो कराटे को आप एज आ मतलब वेपन यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इसको एज आ कि खिदमत खल्क़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसका मेन है, और हमारा इस्लाम भी शायद हमें यही सिखाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी अयाना, मुझे ये बताएं कि आपके साथ और कितनी बच्चियां हैं जहाँ पे आप ट्रेन कर रही हैं, या आप यू आर द ओनली वन? नहीं, और भी हैं, जैसे मरियम दी है, हमना दी है, अनायता बाजी हैं, समरा बाजी हैं, और भी लोग हैं। ठीक है। अच्छा अयाना, मुझे ये बताएं, इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से, जो बहुत सारे यंग बच्चे आपको देख रहे हैं कराटे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एज अ स्पोर्ट उसको आप करना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू से? आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आपको जो करना है आप करो, बट एट लास्ट मेहनत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेहनत के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, बट या द मेन पॉइंट इज़ मेहनत। ठीक हो गया। अब्दुल हादी, आप क्या कहेंगे इन द एंड? जी ऐसे ही है जिस तरह अभी हमने अयाना नोएल ने बताया है कि मेहनत करनी चाहिए, और हमें अपने वलदैन का, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए, और उसके बाद हमें जितना गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी हम उतना अपने आप को अच्छा उधर रिस्पॉन्स करेंगे, और हम अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल ठीक। हसनैन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक चीज़ नोट डाउन करना चाहूँगा कि मैं अपनी फेडरेशन की एफ़र्ट्स को इनकरेज करना चाहूँगा। द मोस्ट प्रोबेबली द वन ऑफ द फेडरेशन जिसने मतलब अपने कोचेज़, एथलीट्स और रेफरीज़ को ख़ास तौर पे मतलब हमारे ईयरली कोर्सेज़ होते हैं जिसमें उनको ये सिखाया जाता है। और मेन चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो होनी चाहिए वो ये है कि हरासमेंट एंड अब्यूज़ एंड एंटी डोपिंग, उस पर हमारी फेडरेशन के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं कि मतलब हमारी कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप है, प्रोविंशियल चैम्पियनशिप है, उसमें हम अपने एथलीट्स को, कोचेज़ को ये बार बार पढ़ाते हैं। नॉट
कि वर्बली बताना, उनको पढ़ाते हैं कि आपने जो है एथलीट्स राइट्स जो हैं उनका खास ख्याल रखना है, और स्पेशली वुमेंस का, कि वुमेंस के साथ ना कोई हरेसमेंट ना कोई अब्यूज़ हो। इस चीज़ को पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो है बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है, और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी फेडरेशन में भी होगी, लेकिन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेडरेशन जो इन सारी चीज़ों को करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हसनैन, बहुत शुक्रिया। आदि आपका, याना आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक जी। आगे अच्छा खेलिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो हम में से बहुत सारे लोगों का दिल करता है कि अच्छा अपनी 9 to 5 की जॉब क्विट करें और उसके बाद ज़िंदगी जिए, दुनिया को एक्सप्लोर करें, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े हम रिलक्टेंट भी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन आज हमारे साथ जी ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी 9 to 5 की जॉब को खैरबाद कहा और उन्होंने दुनिया को सोचा कि एक्सप्लोर किया जाए, उसी में अपना ऑफिस बनाया जाए, उसी में अपनी ज़िंदगी को जिया जाए। सो ये स्टेप लेना और इसके साथ साथ दुनिया को एक्सप्लोर करना, एक केमिकल इंजीनियर से ट्रैवल व्लॉगर बनने तक का सफ़र इनका कैसा रहा और किस तरह से इन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर किया, कौन कौन सी जगह गए, एंड हाउ इज़ इट गोइंग सो फार। हमारे साथ इस वक्त बिलाल आज़म मौजूद हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं, फिल्म मेकर हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो हम ये बताएं कि ये जो हिम्मत आती है ना जॉब क्विट करने की, ये कैसे आई? बेसिकली इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग करनी पड़ती है और वाकई ये इजी नहीं है 9 to 5 जॉब छोड़ना, और पूरा प्लान करना पड़ता है और फिर आपको वाकई एक लीप ऑफ फेथ ही एक्चुअल में लेना पड़ता है, बिकॉज़ आपकी जो मंथली इनकम आपको आदत हो चुकी होती है उसको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है वो चाहिए होता है। तो एक लीप ऑफ फेथ और प्लस बेटर प्लानिंग, ये अल्टीमेटली आई थिंक आपको लीड कर देती है इस डिसीजन को लेने तो के लिए। आपका ये जर्नी, थॉट प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ कि आपने सोचा कि नहीं अब मैंने अपनी जॉब को क्विट करना है, मैंने इसको प्लान करना है, फिर मैंने ट्रैवलिंग की तरफ जाना है? बेसिकली मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एक्चुअल में स्टार्ट हुई 2012 में, और एक दो ट्रैवलिंग ऑब्वियसली मैंने वाइफ के साथ ट्रैवल किया और उसके बाद फिर मैंने बैक पैकिंग स्टार्ट की। और जब मैंने बैक पैकिंग की डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, वहाँ पे मुझे फिर मिलते थे कुछ जो फॉरेनर्स आए होते थे अपने हॉस्टल के अंदर। तो मैंने जब उनसे पूछता था कि आपको कितना टाइम हो गया है इस मुल्क में आए हुए, मुझे जगह बताओ कहाँ पे विज़िट करना चाहिए, तो दे स्टार्टेड टू शेयर कि यार मुझे 6 महीने हो गए हैं, कोई बताता था मुझे 1 साल हो गया। तो मैं कहता था यार ये वाली चीज़ मुझे भी करनी है, मतलब लंबा ट्रैवल करना। क्योंकि मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ही होता था तो आपने छुट्टी कैसे ली, आपने वापस जाके जॉब कैसे नेक्स्ट करनी है? तो कहते थे कोई मसला नहीं, हमने पैसे जोड़े हैं और उसके बाद हम जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर जाके दोबारा जॉब कर लेंगे। तो देन फिर उन्हीं के साथ डिस्कशन करते करते उन्होंने फिर मुझे गाइड किया करते थे कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये 2012 और 13 का ज़माना था जब ब्लॉगिंग वगैरह का कल्चर हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं था। तो वहाँ से फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि यार मैं कैसे अपने प्रोसेसेस क्रिएट करूँ, अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स कोई ऐसी बनाऊँ जहाँ पे मुझे ऐसी इनकम मेरी जनरेट होना शुरू हो जाए जिससे मैं ट्रैवल को भी लेकर चलूँ। फिर मैंने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस इस तरफ स्टार्ट किया। मैंने कुछ ई-कॉमर्स के अंदर मैं एंटर हुआ, कुछ मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग, मैंने अपना बीइंग अ ट्रैवलर के नाम से मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, वहाँ पे ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किए ताकि वहाँ से कुछ अर्निंग हो सके। तो फिर अल्टीमेटली 2019 में जाके मैंने फिर अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर को इतनी जब मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम कुछ पैरेलल में जनरेट होना शुरू हो गई और साथ मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया ट्रैवलिंग का। तो मैंने कहा ये और वो दोनों मिल गए, अब मुझे कुछ इतना जो है वो देने लग जाएंगे, हाँ, कि जिससे मेरी नीड्स भी पूरी होती जाएंगी और मेरी जो ट्रैवल की नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। ज़बरदस्त। तो अभी तक आपने क्या कौन सी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया है, कहाँ गए हैं? बेसिकली सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान पूरा एक्सप्लोर किया अपनी मोटर बाइक के ऊपर, सोलो पूरा, और वो कवर करने के बाद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग मेरी साथ साथ चल रही थी। तो अभी मेरे 34th कंट्री से मैं अभी आया हूँ लास्ट वीक वापस बांग्लादेश से। 2012 से स्टार्ट किया था और अभी ऑलमोस्ट आप यूँ समझ लें कि मुझे 12 साल से 13 साल हो गए हैं और 34 कंट्रीज़ हो गए हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, थोड़ा मसला है ये, हमें वीज़ा थोड़े मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि वो प्रोसेसिंग इतनी लंबी हो जाती है कि वो मंथ जिनमें हम ट्रैवल भी कर सकते हैं वो आपकी प्रोसेसिंग में ज़ाया हो जाते हैं। तो एक साल में मेरे 3 से 4 मैक्सिमम कंट्रीज़ हो पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम जो कि इतना लेंथी होता है। बट स्टिल मैं मैनेज इसी तरह करता हूँ कि जब एक कंट्रीज़ के लिए निकलूँ तो कुछ 3 से 4 कंट्रीज जो भी आसपास हैं उनके साथ मिलाकर फिर मैं निकलूँ ताकि उसको। कम बजट में ट्रैवलिंग कैसे हो सकती है ये बताएं?
कम बजट में ट्रैवलिंग ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है। और अगर आप सस्टेनेबल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, यानी आप यूट्यूब और लग्जरी लाइफ को थोड़ा सा साइड के ऊपर करके अगर सस्टेनेबल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो फिर बजट ट्रैवलिंग इज़ द मेन सोल्यूशन। और उसके लिए एक्चुअल में आपको बेटर प्लानिंग ही चाहिए होती है। जितना जल्दी आप बेटर प्लान कर लोगे अपना ट्रैवल, और जितनी अच्छी अपनी बुकिंग्स कर लोगे, जितना टाइमली देख लोगे, प्लस अपनी जितनी भी दुनिया में ऑफर्स आ रही होती हैं उनके ऊपर आप नज़र रखोगे, तो आपको बहुत सस्ता ट्रैवल हो जाता है। आई रिमेंबर मैंने 2019 के अंदर ऑलमोस्ट आई जॉब छोड़ने से पहले ही मैंने 7 कंट्रीज़ का ट्रिप किया था, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का, और वो मुझे 2,47,000 का पड़ा था, सिर्फ 2.5 लाख ऑलमोस्ट। 7 कंट्रीज अपने 2.5 लाख में फिरे हैं, कैसे? उस ज़माने में इतना महंगा ट्रिप भी नहीं था, वो कोरोना से पहले का दौर था। फिर भी कितना कोई आपने 7 मुल्क 2.5 लाख में कैसे फिरे, और कौन कौन से मुल्क थे? So basically I started from Indonesia, then went to Vietnam, then Thailand, then Laos, then Cambodia, then Malaysia, Thailand हो गया, and then Nepal। और हर कंट्री में मेरे 7 डेज थे। तो आप कैसे जाते थे, कम्यूट कैसे कर रहे थे? सो बेसिकली मैं क्या करता था कि मैंने ऑनलाइन ही सारी सर्च करके मैंने एयरपोर्ट पे ही मैंने मोटर बाइक बुक कर लेता था। तो जैसे मैं लैंड करता था उस मुल्क में, और टिकट्स मैंने 3 माह पहले उठाए हुए थे या 4 माह पहले उठाए हुए थे। स्टिल आई एम वेरी क्यूरियस कि आप अगर आपने बैंकॉक तक जाना है तो टिकट इज लाइक 180 190। एग्जैक्टली, ये अभी हो गई है, लेकिन जब बैक इन 2019 बिफोर कोरोना इट वाज 75,000 का आपको रिटर्न टिकट मिल जाता था। वो होता था। उसके बाद वीज़ाज भी आप लगा लें, कोई 5-10,000 के आपके वीज़ाज पर कंट्री बन जाते थे। और असल चीज़ फिर आपकी बाद में आती है कि आप वहाँ पे अब कैसे एक्सपेंसेस करते हो। कैसे? सो ये जितने कंट्रीज़ हैं यहाँ पे हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी वेरी चीप। तो आपको $2 से $3 में आज भी $2 से $3 में विद ब्रेकफास्ट हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जो कि मैं अभी पिछले साल वियतनाम का पूरा 1 मंथ का बाइक ट्रिप ही करके आया हूँ। तो मैंने उसमें ऑडियंस का शेयर किया कि यार ये मैं एक लग्जरी हॉस्टल में बैठा हूँ जिसमें स्विमिंग पूल भी है, मुझे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, मुझे कॉफ़ी भी मिल रही है, एंड दिस इज़ $3 ओनली पर नाइट विद अ एयर कंडीशन रूम और सब कुछ। तो इन सब कंट्रीज़ में एक तो बैकपैकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है, और फिर इधर आपको बाइक्स भी मिल जाती हैं। तो वो जो आपका अकेले ट्रैवल करना, उन चीज़ों को हाथ में कंट्रोल करना, 2.5 लाख बहुत कम है, हो जाता है। अच्छा, अभी यही वाला ट्रिप अगर आप वो जो मेरा 250 में हुआ था, ये अब ऑलमोस्ट कोई 450 पे चला जाता है। आई एम श्योर आजकल 450 पे बिल्कुल, क्योंकि डॉलर प्राइसेस हमारी करेंसी का थोड़ा मसला है, क्योंकि हम बहुत महंगे डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोस खरीदने पड़ते हैं हमें, हम जब प्लान कर रहे होते हैं ट्रिप। सो दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। व्हेनेवर वी थिंक कि हमने कुछ प्लान करना है तो हमें लगता है जी आपको 1 मिलियन तो कम से कम चाहिए ना जाने के लिए किसी मुल्क के। लोग क्या प्लानिंग नहीं करते, या मिसकंसेप्शन है टुवर्ड्स? बहुत सारे लोगों को हॉस्टल लाइफ का पता नहीं होगा कि वहाँ जाके आप बैक पैक के थ्रू कर सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम है, या लोग वाकई करना नहीं चाहते सस्ती ट्रैवलिंग? एक ये जो आपका लास्ट पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में पॉइंट है कि एक्चुअल में लोग ट्रैवलिंग को ना एक लग्जरी समझते हैं, उसको समझते हैं कि ये एक 1 टाइम ही चीज़ है, और इसमें जाके ना मुझे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ही करनी है, तभी मुझे वो ट्रैवल का वो जो एक सेंस है ना, तब वो फील होगी। लेकिन एक्चुअल में यही वो मेन वजह है। प्लस शायद सर्च कम करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं, और बेटर प्लानिंग नहीं करते। यानी वही टिकट जो आपको फॉर एग्जांपल अभी 2 लाख का मिल रहा है, वो अगर आप थोड़ी देर पहले ले लोगे तो शायद आपको 1.5 लाख रुपए का मिल जाएगा। आई एम श्योर, और ऐसा होता है क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स टेक अ लॉट ऑफ मार्जिन इन टिकट्स एंड ऑल दैट। और प्लस एयरलाइन का भी रूल ये होता है कि जैसे जैसे आपका एरोप्लेन फुल हो रहा है तो आपकी टिकट्स आगे महंगी होती जाती हैं। तो जितना जल्दी आप बाय आउट कर लोगे उतना आपको सस्ता भी पड़ेगा। और फिर ज़्यादातर मैं जो लोगों को देखता हूँ कि वो जब डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाते हैं तो वो बाहर घूमने पे पैसा लगाने के बजाय एक लग्जरी होटल बेसिकली उस पर ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, और बाद में आने के बाद वो फिर कहते हैं कि यार हम कमरे में तो रहते ही नहीं थे, हम तो पूरा दिन बाहर रहते थे और रात को सोने आते थे। तो ये मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं, मैं अपनी वीडियोज़ में भी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज करता हूँ कि नेवर स्पेंड टू मच मनी ऑन योर होटल्स। एक बेसिक फैसिलिटीज़ आपको जो मिलती हैं, लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी लोकेशन मैटर ज़्यादा करती है, लेकिन होटल बहुत ज़्यादा फैंसी होना मैटर नहीं करता। इट ऑलवेज गुड कि आप होटल पे पैसे सेव करके जो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करो, और आई थिंक इससे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बचत हो जाती है। अच्छा, अब ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे लोग उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पाते हैं। अब मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के अंदर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना और एक बज़ाहिर एक फैंसी होने के लिए करना, देयर 2 डिफरेंट थिंग्स।
अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको किन किन साइट्स को, आपको अगर आप किसी कंट्री का, फॉर एग्जांपल अगर आपने वियतनाम को एक्सप्लोर करना है तो आपको कौन सी आप अपने माइंड में रखते हैं कि मैंने इन इन जगहों को, उसके कल्चर को करना है, मैंने खानों को करना है? सो व्हाट डू यू प्रेफर? सो बेसिकली मैं आपको यूट्यूब से पहले वाला अपना बिलाल आज़म बताता हूँ और यूट्यूब के बाद वाला थोड़ा सा बताता हूँ। तो पहले ये होता था कि हर चीज़ जो सिर्फ मुझे ही पसंद हुआ करती थी, मैं सिर्फ उसी को ही एक्सप्लोर किया करता था और मैं अपने लिए करता था। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट वाला जब आपने पार्ट बोला, तो डॉक्यूमेंट में फिर आप कहते हैं अब लोगों को भी दिखाना है, तो थोड़ी सी लोगों की चॉइस को भी आपको जहन में रखना पड़ता है। वो जगह जो आपको शायद नहीं फैसिनेट करती हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि लोगों को थोड़ा सा फैसिनेट करेंगी, तो वो चीज़ें भी आपको डालनी पड़ती हैं। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट कैसे करना है और कितना अच्छा करना है कि लोगों को पसंद भी आए, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको किसी भी कंट्री जब मुझे जाना होता है, जो मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग का जब टाइम वो चल रहा होता है, आपने जमा किया, वो मेरा पूरा नोट्स बनाने में जा रहा होता है। हर मुल्क के, हर शहर की, हर गली और हर रेस्टोरेंट के बारे में लिखना, उसके व्लॉग्स लोगों के देखना, प्लस उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ना, उसके में सारे अपनी जो ऐप है, यू टेक इट एज अ फुल टाइम जॉब? हाँ, मैं लेता भी, चाहे मेरी फुल टाइम है नहीं, लेकिन मैं अपने इस फील्ड से इतना ज़्यादा सीरियस हूँ कि मैं क्योंकि वो एक एक लफ्ज़ मेरा सारी ज़िंदगी के लिए रहना है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं कोई ऐसी चीज़ ना बोल दूँ जो कि गलत हो, या वो जो डिज़र्व करती है वो जगह मैं उसको वो ना दे पाऊँ। तो उसके लिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि हर उस शहर की जो मेन चीज़ है वो आपको पता भी हो, प्लस उसकी हिस्ट्री भी हो, और आपकी ये वीडियो एक वो सिर्फ फैंसी अपना पर्सनल ब्लॉग नहीं होना चाहिए, वो एक मिनी डॉक्यूमेंट्री और लोगों के इंटरेस्ट के लिए भी हो, आपकी पर्सनल डायरी भी हो, और जब आप किसी जगह को विजिट करो वहाँ पे फिर उसकी जो हिस्ट्री है वो भी मिले। प्लस कोशिश मेरे व्लॉग्स में ज़्यादा ये होती है कि मैं किसी ना किसी तरह लोगों के अंदर एक अर्ज पैदा करूँ कि ट्रैवलिंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव, आप सबको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। बजट भी कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊँ, और हिस्ट्री भी इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पे आओ, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अब तक का सबसे अच्छा मुल्क जो आपने एक्सप्लोर किया है, जो आपको बहुत पसंद आया और डिफरेंट यूनिक लगा हो, कौन सा? अगर मैं नंबर 1 पे करूँगा 34 कंट्रीज में, तो चाइना ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। वैसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, क्योंकि वो हिडन है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जाते नहीं हैं, टूरिस्ट वीज़ा हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी नहीं है, और वैसे भी वर्ल्ड में उसके बहुत ज़्यादा नहीं आते। तो मैं जब गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। हाँ, मैंने ये सारा बाय रोड किया था खुंजराब पास। तो खुंजराब पास में मैं बस से बैठा और वो क्रॉस किया सारे वहाँ से, यानी वो पूरा जर्नी इंजॉय किया, और फिर वहाँ से होता मैं अप टू शंघाई एंड बीजिंग और जो उसकी वॉल तक। उसके अलावा चाइना के बाद जो मुझे बहुत कंट्री पसंद आया, दैट वाज वियतनाम। पूरा उधर आपको बैक पैकिंग मिलती है, आपको लग्जरी भी मिलती है विद अ वेरी लो बजट, और लाइक उधर भी अगर मैं बताऊँ, मेरा 40 डेज़ का ट्रिप था और मेरे ऑलमोस्ट 4 लाख मेरा टोटल एक्सपेंस आया था 40 डेज स्पेंड करने का, विद माई पर्सनल मोटर बाइक, और एक एक विलेज, एक एक सिटी, और लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। तो एक्सपीरियंस में जब लोग हमसे स्पेशली पूछते हैं यार आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा पसंद आया, तो कुछ मुल्क ऐसे थे जहाँ का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पसंद आता है, उसकी डेवलपमेंट पसंद आती है, लेकिन अगर वहाँ के लोग रूड है ना, तो आपका वो सारा जो पसंद आना है वो बिल्कुल साइड पे हो जाता है। और वो कोई ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेता, तो बेहतर है। लेकिन ये है कि जो 2-3 हैं वो मैं अपने व्लॉग में शेयर कर चुका हूँ। लेकिन वियतनाम वाज द कंट्री जिसके लिए मुझे इतना पसंद आता है कि उधर हर चीज़ आपको एक ट्रैवलर को मिलती है। आपको सस्ती होटलिंग भी मिलती है, मतलब बड़ी अच्छी फैंसी होटलिंग भी सस्ती मिल जाती है, बैक पैकिंग तो बहुत ही सस्ती है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, काइंड हैं, आपको रास्ता बताते हैं। प्लस जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है टू प्रमोट टूरिज्म, वो बहुत अच्छा है। लाइक आपके टूरिस्ट के लिए हर चीज़ बड़ी इजीली अवेलेबल। सेम गोज विद चाइना, बट उधर लैंग्वेज का इशू है। हाँ, वो लैंग्वेज तो हाँ, लैंग्वेज का भी, और फिर वीज़ा मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो वही चीज़ आपको वियतनाम में मिल जाती है विद सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वेरी वेलकमिंग। तो ओके, परफेक्ट। इन द एंड हमारे देखने वालों को, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, अपने ट्रैवल व्लॉग का नाम भी बताइएगा यूट्यूब चैनल का, ताकि बहुत सारे लोग आपके एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्न भी कर सकें, और एनीथिंग यू वांट टू से। सो मेरा जो चैनल है दैट इज़ बीइंग अ ट्रैवलर, और इस वक्त मैं अभी हांगकॉन्ग से आया हूँ, और हांगकॉन्ग इज़ आल्सो चाइना, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हांगकॉन्ग की सीरीज़ चल रही है अभी मेरे चैनल के ऊपर, और इसके बाद फिर मैं हांगकॉन्ग से बांग्लादेश गया था, उसके बाद बांग्लादेश की भी सीरीज़ आएगी, वो ज़रूर देखिएगा। बिकॉज मेरे बांग्लादेश जाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा माइंड में काफ़ी सवालात थे बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस हिस्ट्री, बट वहाँ जाके जो लोगों का प्यार और वो जो वेलकम मिला और जो लोगों ने जिस तरह ट्रीट किया, दैट वाज अनबयानेबल। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया।
तो आगे आने वाली जो सीरीज़ है वो मेरी इंशाल्लाह हांगकांग की जैसे ख़त्म होगी फिर बांग्लादेश की आएगी, तो बीइंग अ ट्रैवलर को ज़रूर ज्वाइन भी करें और देखें वीडियो, तो आपको थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बिलाल आज़म साहब, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे आप एक्सप्लोर करते रहे, बहुत सारे लोग आपके एक्सपीरियंसेस से लर्न करते रहे कि 2.5 लाख के अंदर 7 मुल्कों का जो टूर है, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री फॉर मी बिकॉज आई कांट इवन इमेजिन, लेकिन स्टिल बजट ट्रैवलिंग होती है जैसे भी बिलाल भी बात कर रहे हैं। और अगर आप कुछ प्लान करना चाहते हैं तो आपको पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च और वर्किंग करनी चाहिए, तभी आप कोई एक बजट फ्रेंडली ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मैं अपना सेगमेंट अनाउंस करने से पहले आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे दूं कि बाहर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। अच्छा जी, आप चूँकि हमें पता है कि हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करें और पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम कह लें एक मनसूबा दयामिर भाषा डैम जो है वो तेज़ी से तकमील के मराहिल में है। इस प्रोजेक्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आप वो देखें। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर मुनीर और इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर दयामिर भाषा डैम जो है उसका काम तेज़ी से जारी है। इस भाषा डैम की बदौलत पाकिस्तान में बिजली और पानी का बहरान का खात्मा होगा और इसके साथ जो खेत हैं वो भी सरसब्ज होंगे। ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा, इसके मज़ीद क्या फ़ीचर्स हैं, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर मौजूद दयामिर भाषा डैम ना सिर्फ ये बिजली और पानी का बहरान ख़त्म करेगा बल्कि आने वाले चंद बरसों में यहाँ पर लाखों एकड़ ज़मीन को भी सरसब्ज करेगा। इसके मज़ीद क्या फ़ीचर्स हैं, मेरे साथ इस वक्त इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले शॉर्टली इस प्रोजेक्ट के फ़ीचर्स बताइएगा। जी, फीचर्स मेनली ये हैं कि ये दुनिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट आरसीसी डैम है। 272 मीटर इसकी हाइट है और इसकी बेस विड्थ 242 मीटर है और जो इसकी लंबाई है 1.1 किलोमीटर है। इसमें जो हमारी स्टोरेज होगी इरिगेशन पर्पस के लिए वो 8.1 मिलियन एकड़ फीट होगी और जो लाइव स्टोरेज है वो 6.4 मिलियन एकड़ फीट होगी। इसमें से जो हमें बिजली पैदा होगी इको फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली वो 4500 मेगावाट पैदा होगी। जी अच्छा, 4500 मेगावाट होगी और ये दोस्त माहौल होगी। और ये प्रोजेक्ट जो है कब तक कंप्लीट होगा? ये जी 2030 तक हमारा डैम पार्ट पूरा हो जाएगा और इंशाल्लाह 2032 तक हमारी पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा आपने बात की कि ये दुनिया का बुलंद तरीन जो है वो डैम बनने जा रहा है। एक तो ये बताइएगा और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इसमें जो झील की लंबाई है वो कितनी होगी? झील की लंबाई 105 किलोमीटर है और मैंने जैसे आपको बताया कि ये दुनिया का हाईएस्ट आरसीसी डैम है। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की टाइप आरसीसी डैम की वजह से ये दुनिया का हाईएस्ट या टॉलेस्ट डैम आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरा इसमें आपने बताया कि झील की लंबाई वो इतनी होगी और इसके साथ जो है वो सैलाब और जो हमारे खेत हैं वहाँ पे जो पानी का बहरान है उसको निपटने के लिए कितना ये मददगार साबित होगा? देखिए, जब यहाँ पे स्टोरेज हमारे पास क्रिएट हो जाएगी तो हमारा ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाएगा कि हम पानी को यहाँ पर स्टोर कर लेंगे और जैसे हमें इरसा की इंडेट आती है उसी हिसाब से हमने आगे उसको रिलीज़ कर देना है। इस पानी की स्टोरेज की वजह से 12,30,000 एकड़ एडिशनल ज़मीन जो है वो इरिगेट होगी, जो हमारे मुल्क कौम की तरक्की में पहले नहीं थी हो रही। जी नहीं, वो पहले नहीं हो रही थी। इस एडिशनल स्टोरेज की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 30 दिनों की स्टोरेज है। तो दयामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम जो दोनों स्टोरेज डैम्स हैं उनकी कंप्लीशन पे हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 45 दिनों तक चली जाएगी। अंदाज़न जो आपके क्यूसिक होते हैं उसमें इसकी आप बता सकते हैं कितनी इसकी स्टोरेज होगी कैपेसिटी? ये जो इसमें हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं जी वो है मिलियन एकड़ फीट की वजह से। मिलियन एकड़ फीट आप इस तरीके से समझें कि अगर 84 लाख एकड़ में 1 फुट पानी जमा कर दें तो इसकी वो टोटल कैपेसिटी बनती है 8.4 मिलियन एकड़ फीट।
अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि जो 4500 मेगावाट यहाँ से बिजली जनरेट होगी वो नेशनल ग्रिड में शामिल होगी या ये किसी CPEC के मंसूबे में होगी? जी, ये नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। ट्रांसमिशन लाइंस उस पर NTDC काम कर रहा है और उसका जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग है वो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसकी। जैसे ही वो पॉलिसी मेकिंग हो जाएगी तो वो हम आपके साथ शेयर इसके इर्द गिर्द जो आबादी थी लैंड एक्विजिशन के हवाले से मुकम्मल काम हो गया? जी, हमारी जो टोटल लैंड एक्विजिशन थी वो 36,000 एकड़ थी। हमने इस वक्त 33,000 एकड़ लैंड एक्वायर कर चुकी है। ऑलमोस्ट 92% कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो तकरीबन थोड़ी ज़मीन रहती है 8% के करीब, उस पर हमारा काम हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में जो है थोड़ा सा बताइएगा, यहाँ पे कोई मसाइल आए हों, इस पर कोई गड़बड़ का मामला पैदा हुआ हो, इस वाले से कोई है या स्मूथली चल रहा है? देखें, ये कम्प्लेक्स नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसमें ज़रूर मसाइल आते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लोकल इश्यूज़ भी आते हैं। और प्रोजेक्ट टीम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके जो भी मसले मसाइल हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ हम उसको सॉल्व करते हैं। चाइना का इसमें कितना अहम रोल है और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को कितना सपोर्ट कर रहा है? चाइनीज़ कंट्रैक्टर हैं यहाँ पे, पावर चाइना जो है वो मेन कंट्रैक्टर है। उसके साथ जॉइंट वेंचर में हमारे पास FW है। जहाँ तक फिनांसिंग की बात है तो 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, 30% हमारी कमर्शियल फिनांसिंग है और 20% हमारी वापडा इक्विटी है। ठीक होगा। आपने फाइनेंशियल बात की तो इस पर टोटल लागत ज़रा बताइएगा। ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 2000 अरब रुपए के करीब इसकी टोटल कास्ट होगी। आज ही चीफ इंजीनियर नईम कादिर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और मैं इस वक्त उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आइंदा आने वाले 5 बरस के बाद यहाँ पर पानी होगा। ये डैम वाली जगह है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ तो ये दरियाए सिंध है, इसका आप बहाव देख सकते हैं। ये इसका जो रुख है वो मोड़ा गया है। रुख मोड़ने की वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो डैम है उसकी तामीर करनी थी। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पर जो है इस दरिया का जो है वो कामयाबी के साथ रुख मोड़ा गया है। साथ में छोटी छोटी टनल्स बनाई गई हैं जहाँ पे पहले उस पानी को वहाँ से एंटर किया गया और यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर इसका डिस्चार्ज का सिस्टम चल रहा है। मेरा कैमरामैन अगर मेरे लेफ़्ट साइड पर दिखा सके तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो बादशाह डैम है वो तामीर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है वो जारी है। ये फाउंडेशन है यहाँ पर जो कि चीफ इंजीनियर और वापडा हकाम के मुताबिक बताया गया कि यहाँ पर 272 मीटर बुलंद जो है यहाँ पर रोलर कंक्रीट वो उठाया जाएगा जो कि दुनिया का लार्जेस्ट कंक्रीट रोलर होगा। यहाँ पर वो काम भी जारी है। इसके साथ साथ अगर आपको दिखा सकें हज़ारों जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं और स्पोर्टिंग के लिए साथ यहाँ पर छोटी छोटी टनल्स बनाई गई हैं जहाँ पर जो काम है उसकी रवानगी को बेहतर बनाने के लिए और वहाँ पर मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं वहाँ पर हासिल करने के लिए ये जो वो मुकाम है। इस मुकाम के पिछली जानिब यहाँ पर तकरीबन 104 किलोमीटर लंबी जो यहाँ पर झील होगी जहाँ पर जो है ये जो बादशाह डैम का जो पानी है वहाँ पर स्टोरेज हो सकेगा। जैसे कि आपको चीफ इंजीनियर ने भी बताया, ये इस वक्त हम जो है वो दरियाए सिंध के साथ मौजूद हैं। कल को जब 4 से 5 बरस के बाद ये यहाँ पर तमीर हो जाएगा और इसके बाद जो है ये यहाँ पर पानी होगा और ये सतह समंदर से तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1100 मीटर से ज़ायद होगा चूँकि और जहाँ जिस मुकाम पर मौजूद हैं यहाँ से 272 मीटर होगा। यहाँ पर जो है वो काम तेज़ी से जारी है। जैसा कि चीफ इंजीनियर के मुताबिक आपने सुना कि इसके 2030 में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। इस मंसूबे के तहत ना सिर्फ पाकिस्तान में 4500 मेगावाट बिजली दोस्त माहौल वो पैदा की जाएगी बल्कि इसके साथ जो एक स्टोरेज का काफ़ी मसला था यहाँ पर पाकिस्तान में वो भी काफ़ी हद तक मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ नई जो पाकिस्तान में एक ज़राई मुल्क है वहाँ पर जो है इसकी जो पानी की मामला था उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल किया जाएगा। जब किसी भी मुकाम पर पानी की ज़रूरत पेश आएगी तो वो वहाँ के जो खेत हैं उसको सरसब्ज किया जा सकेगा। चीफ इंजीनियर यहाँ के वहाँ उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर काम हो रहा है वो दिखाया है। आइंदा आने वाले 5 बरस में जो टारगेट है वापडा हकाम की जानिब से ये जो मनसूबा है ये मुकम्मल हो जाएगा। अपने मेज़बान हैदर मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।